हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा चल रहा है गुप्त वंश, है ना। और गुप्त वंश में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जानकारी का जो स्रोत है, ये सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक चीज़ जो हम वहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, तो हम बताया था कि जो शुद्ध सोने का जो सिक्का है वो गुप्त काल में नहीं, वो किसके काल में था, वो कनिष्क के टाइम में है ना। यानी सबसे शुद्ध सोने का जो सिक्का है वो कनिष्क के टाइम में ही, यानी कुषाण वंश में, है ना। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है। हाँ, गुप्ता भी सोने का सिक्का जारी किया है, हाँ, लेकिन जो कनिष्क जो सोने का सिक्का जारी किया था वो सबसे प्योर है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के। क्लियर। आज जो महत्वपूर्ण राजा है हम उसके बारे में बात करेंगे, और वो जो भी काम किए हैं वो भी महत्वपूर्ण काम, जैसे सवाल पूछता है, और सबसे ज़्यादा जो सवाल अगर पूछेगा गुप्ता से तो आज वाला जो है वो आज वाले क्लास से पूछता है सबसे ज़्यादा। पूछता तो ऐसे सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज है उनमें से सबसे ज़्यादा, खासकर गुप्ता के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे गुप्त वंश, या हम इसको बोल सकते हैं गुप्त साम्राज्य, है ना। और इसका टाइमिंग कहाँ से है, 4th से लेकर कितना 6th सेंचुरी के बीच ये है। अब आपसे बात करेंगे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। गुप्त वंश का जो है वो संस्थापक कौन है या किसको माना जाता है। आपको पता है कि गुप्त वंश कहाँ से आया। कुषाण के यहाँ कौन थे, सामंत थे, है ना। तो यानी कि कुषाण वंश को हटाकर ही जो राजा बना है या जो साम्राज्य आया है उसको हम बोलेंगे गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश, है ना। तो इसका जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त को माना जाता है, श्रीगुप्त। हालांकि कि श्रीगुप्त उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से या अपना व्यवस्थित तरीके से साम्राज्य को नहीं चला पाता है या नहीं रख पाता है ना। इतना व्यवस्थित साम्राज्य जो है वो सुदृढ़ नहीं कर पाता है ना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो संस्थापक माना जाता है ना, कि एक्चुअली में जो संस्थापक है या एक्चुअली में जो गुप्त वंश को क्या किया है, इतना मजबूत बनाया है, वो उससे सवाल आता है, और वो जो है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट, पहला सवाल तो ये आता है कि अगर ये पूछ दे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको सीधा जवाब देना है वो है श्रीगुप्त। और अगर ये पूछ दे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, है ना, इसको माना जाता है। तो हम लिखेंगे कि वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है ना। एक तो यही है कि वास्तविक संस्थापक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जो श्रीगुप्त है वो कुषाणों को मार दिया, है ना, यानी कुषाण को मारा और कुषाण को हटा दिया। अब हटाने के बाद ऐसा नहीं था कि ये जो इसका जो राज्य है, मान लो ये राज्य है गुप्ता का, अब इस पर हमला नहीं होगा, हमला तो होगा, लेकिन उतना कैपेबल नहीं था कि जो अपना जो वर्चस्व है वो क्या है ना, मजबूती से बना सके, इसलिए। और लेकिन जब इससे चंद्रगुप्त फर्स्ट बना तो ये जो वर्चस्व है वो क्या किया, कायम किया। इसीलिए माना जाता है कि जो वास्तविक संस्थापक है वो किसको, चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। क्लियर है। और जब ये राजा बना तो यहाँ से एक शुरुआत किया है, इसको हम बोलते हैं गुप्त सावंत। और सावंत का क्या मतलब होता है, कैलेंडर, यानी कैलेंडर जारी किया। क्लियर है। हम इससे पहले जो पढ़े हैं वो आपको समझना है, कौन सा। एक हम पढ़े थे विक्रम सावंत, दूसरा था शक सावंत, और एक नया सावंत अभी आया है वो है गुप्त सावंत। ये तीनों से सवाल बनता है। विक्रम सावंत कब आपको पता है,
जो उज्जैन का जो स्थानीय राजा है, जो शकों को हराया था, तब इसकी स्थापना की थी, है ना। कब? 58 BC में। नहीं, ये सब चीज़ें आपको याद होना चाहिए और याद होगा भी, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और शक सावंत कब? कि जब कनिष्क राजा बना, जब राजगद्दी पर बैठा था। कब? 78 AD में। नहीं, और अब जो गुप्त सावंत है ये भी एक कैलेंडर जारी किया है, इसको बोलते हैं 319 किस में? AD में। और इन्होंने जब अपना राजगद्दी, तो ये हुआ महाराजा धीराज की उपाधि ली है, महाराजा धीराज। तो ये भी सवाल आता है कि महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज का मतलब क्या होता है? एक होता है राजा, एक होता है महाराजा, यानी बहुत सा राजा महाराजा के अंदर में आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये है, अगर इसको आप महाराजा बोलेंगे तो क्या होगा कि बहुत सा राजा इसके अंदर में आ जाएगा, यानी जो छोटे छोटे साम्राज्य है उसके अंदर में। इसका ये मतलब होता है कि बेसिकली ये जो छोटा जो साम्राज्य है इसको ये जीत लिया है, नहीं जीत के अपने राज्य में मिला लिया है, इसका मतलब यही होता है। यानी राजा के अंदर राजा, महाराजा, या बहुत सा राजाओं का ग्रुप समझ सकते हैं आप, नहीं तो ये भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया है कि महाराजा की उपाधि ली है ना। और इन्होंने एक, आपको पता है कि जब हम बात किए थे कब, हर एक वंश में याद कीजिए कि अगर हमें साम्राज्य का विस्तार करना है ना, राजा का क्या काम था कि अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए क्या क्या तरीका अपनाया था। थोड़ा सा याद कर लीजिए उसको, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। अगर साम्राज्य विस्तार करना है तो हम क्या बोले थे कि एक तो है कि आप अगर ए आदमी है और बी पर आप डायरेक्ट हमला कर सकते हैं, अटैक किया और हरा दिया, फिर उसका क्या हुआ, साम्राज्य आपके कब्जे में आ गया। दूसरा ये था, पहला तो ये था। दूसरा ये था कि हम मान लीजिए कि ए है, बी है और सी है, तो क्या होता है अगर तीनों स्ट्रॉन्ग है तो कुछ दिन क्या होता था, समय देखता था या कोशिश करता था कि मान लीजिए कि ये दोनों दोस्ती हो गया, फ्रेंड हो गए, और क्या हुआ कि ये दोनों मिल के क्या किया, इसको हरा दिया। या जब ये देखे ये दोनों को आपस में लड़ा दिया, जब दोनों कमज़ोर हुआ तो दोनों पर ही हमला बारी बारी से कर लिया, फिर जीत गया। नहीं, फूट डालो राज करो की नीति, इस टाइप से भी था। तीसरा एक और हम बताए थे, वो है शादी, रिलेशन, कि यदि मान लो कि बी से दिक्कत हो रहा है ना, तो क्या किया, शादी कर लिया, तो दहेज में भी इसका कुछ पार्ट मिल गया। तो मेन उद्देश्य उस समय शादी का नहीं होता था, मेन उद्देश्य होता था कि या तो ये हमला ना करे हम पर, या ये हमको इसके बारे में बताए, क्योंकि ये नज़दीक में है। नहीं, तो इसलिए क्या बनाता था, रिलेशन बनाता था। और रिलेशन बनने से ये भी फ़ायदा होता है कि कम से कम जो रिलेशन में है वो तो हमला नहीं करेगा, उसके अलावा हमें सोचना है। क्लियर है? तो ये भी तरीका अपनाया जाता था, यानी बेसिकली शादी का। तो ये सब जो हम बात है, जब हम मगध पढ़ाए थे या मगध शुरू किए थे, तो हम उस पर वहाँ पे डिटेल बात किए। तो आप जो है मगध वाला जो पार्ट है उसको जाकर भी आप देख सकते हैं, ताकि ये सब जो बात है कि राजा किस टाइप से अपना साम्राज्य बढ़ा सकता है, हम उस साइकोलॉजी को जानने के लिए कोशिश किए थे। और बहुत हद तक आपको चीज़ें क्या होगा, पहले से सारा चीज़ें पता होगा कि जब कोई हमला करेगा या कोई साम्राज्य विस्तार करेगा तो क्या क्या टेक्निक अपना सकता है। हम वो टेक्निक पहले ही पढ़ लिए थे, है ना। और वो सब टेक्निक जो अभी तक जो यूज हो रहा है वो यही हो रहा है। तो इन्होंने भी क्या किया है कि साम्राज्य का तो विस्तार करना है ना। ऐसा नहीं कि गुप्ता अगर थोड़ा छोटा सा है तो उसी एरिया में काम चला लेगा, तो नहीं, ये भी क्या किया है, साम्राज्य विस्तार के लिए रिलेशन बनाया है। और रिलेशन में क्या बनाया है, शादी किया है। किससे शादी किया है, वो लिच्छवी में शादी किया है, लिच्छवी। और लिच्छवी की जो राजकुमारी है, इसका क्या नाम है, यानी लिच्छवी के जो राजकुमारी है उससे शादी किया है, और इसका नाम है कुमार देवी या कुमारा देवी। और आपको पता है ना लिच्छवी कौन है, कि वज्र संघ में 8 जनपद था, है ना। और 8 जनपद में क्या था कि लिच्छवी सबसे स्ट्रॉन्ग था। लिच्छवी सबसे क्या है, स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग।
है ना। और इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। इसलिए हम आपसे बार बार बोल रहे थे कि अगर आप पर महाजनपद वाला जो अगर आपको वीडियो अगर समझ में आ रहा है या थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो वो चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, है ना। आपको फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देखते जाइएगा, आपको रिवाइज होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ वाला भी जाके देख सकते हैं। खैर, यानी अगर हम बात करें इस पर फिर से आ जाते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? वो है श्रीगुप्त, है ना। और ये संस्थापक का मतलब किसको मारकर बना है? तो ये भी सवाल आ सकता है कि कुषाणों को मारकर, है ना, कुषाण वंश को हटाकर बना है। और उसके वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को, नहीं। और इन्होंने जब बना है तो ये इन्होंने गुप्त सावंत की स्थापना की है, कब? 319 AD में। सिर्फ ज़्यादा सवाल ये पूछता है कि गुप्त सावंत की स्थापना किसने की। और बेसिकली सावंत का क्या मतलब है? कैलेंडर से, है ना। हम पढ़े थे ना ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, शक कैलेंडर क्या होता है। अब भारत सरकार किसको मानती है? शक कैलेंडर को, नहीं। और ये महाराजा धीराज की उपाधि लिए क्योंकि बहुत सारा जो क्षेत्र को जब जीता तो इसके अंदर बहुत सारा राजाएँ आगे, है ना। तो उसी को बोला कि राजाओं का ग्रुप या बहुत सारा राजाओं का राजा आप बोल सकते हैं, उस टाइप से। और इन्होंने एक शादी भी किया है जिसको बोलते हैं लिच्छवी में। लिच्छवी का क्या मतलब है? वही वैशाली वाला जो एरिया है वहाँ पे किया है। और ये किससे किया है? कुमारा देवी से। क्लियर है? तो ये है पूरा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे वो है समुद्रगुप्त के बारे में। इसमें जो मेन राजा है वो है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे तो लगभग 335 से लेकर 375 है AD और BC में आपको पता होना चाहिए कि AD और BC का क्या मतलब है। माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त है सबसे स्ट्रॉन्ग राजा है ना। और यह बहुत सारे ये युद्ध भी किया है। और ऑब्वियसली बात है कि माना जाता है कि उत्तर में खासकर अगर मान लीजिए कि ये पटना है तो पटना के जो उत्तर साइड में ये लगभग 9 राजाओं को हराया है, 9 राजाओं को। और साउथ में अगर इधर ही साउथ बोलेंगे तो इधर नॉर्थ बोलेंगे, और साउथ में लगभग 12 राजाओं को। अब आपको कौन कौन राजाओं को हराया है ये दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन इससे जो सवाल है वो बहुत कम पूछता है। सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा कि 9 राजाओं को या 12 राजाओं को किसने हराया है, या ये पूछेगा कि साउथ तक किसने अपना साम्राज्य को फैलाया है। लेकिन यहाँ पर एक खेल है कि आप देखेंगे कि अगर आपको पटना से तमिलनाडु में क्या करना है, सत्ता अगर सुधारना है या उस पर राज करना है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो समुद्रगुप्त है उन्होंने क्या किया है कि ये जो क्षेत्र जीता, मान लीजिए कि 9 राजाओं को हराया, तो उन्होंने उनसे क्या किया कि टैक्स ले लिया या उससे कुछ हर्जाना ले लिया, है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने इस पर राज नहीं किया, इससे सिर्फ क्या ले लिया? टैक्स ले लिया या कुछ पैसे ले लिया, है ना, कि तुम हमको इतना पैसा दो, हम तुम्हारा राज्य को छोड़ देंगे। समझे? जैसे मान लीजिए साउथ का ये है, ये साम्राज्य है और ये है समुद्रगुप्त, तो इस पर हमला किया, ये जीत लिया। अब कायदे से पहले क्या होता था कि इस पर अब ये राज करेगा, राजा यहाँ का राजा समुद्रगुप्त हो जाएगा। लेकिन ये बोला नहीं, हमको ऐसा नहीं करना है। आप जो राजा है उसको बोला कि आप हमको कुछ क्या कीजिए, पैसे दे दो, कुछ खर्चा दे दो। अब इसलिए बात जो खर्चा ये बोलेगा वही देगा, और कुछ खर्चा दे दो, हम तुम्हारा राज्य को छोड़ देंगे, हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, साम्राज्य स्थापित नहीं करेंगे। और वैसा ही हुआ। तो जितना भी राजा जो साउथ में जब भी जो जीता समुद्रगुप्त, है ना, तो इसका माना जाता है कि ये छोड़ दिया है सारा चीज़ें।
और ये नॉर्थ में भी, साउथ में भी, पूरब में भी। तो जो सबसे मैक्सिमम जो विस्तार अगर हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त के टाइम में ही है ना। ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम विस्तार का मतलब है क्योंकि नीचे वो राज नहीं किया है साउथ में, तो हम आगे पढ़ेंगे भी कि सबसे ज़्यादा विस्तार किसके टाइम में हुआ है, गुप्ता साम्राज्य का। क्लियर है। तो ये भी सवाल कभी कभी पूछ लेता है। जब इतना ये जीत रहा था, जिस हिसाब से जीत रहा था, उसी टाइप से जो यूरोप है, यूरोप में जीत रहा था नेपोलियन। यूरोप में है ना, आपको देखें ना कि 9 राजा के यहाँ कहाँ, उत्तर में, और लगभग 12 राजा कहाँ, दक्षिण में जो जीता, यानी बहुत जीता है। पूरब में भी कुछ राजाओं को जीता है। तो इस टाइप से क्या होता है कि जिस हिसाब से समुद्रगुप्त जीत रहा था, उसी टाइप से नेपोलियन जीत रहा था। कहाँ? यूरोप में। अब ये जो खेला है कैसे जीत रहा था, ये हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर है? वर्ल्ड हिस्ट्री में तो ये जब नेपोलियन, इसीलिए है समुद्रगुप्त को बोला जाता है सेकेंड नेपोलियन। आप समझ रहे हैं कि क्या बोला जाता है? सेकेंड नेपोलियन बोला जाता है। फर्स्ट नेपोलियन तो यही है, यूरोप वाला। और ये कौन बात बोला है कि सेकेंड नेपोलियन किसको? इसको बोलते हैं विंसेंट स्मिथ। यानी विंसेंट स्मिथ ने बोला है कि ये कौन है, वो सेकेंड नेपोलियन है। ये चीज़ें हैं। और ये जो हम ज़्यादातर बातें जो पढ़ रहे हैं, है ना, 9 राजाओं को हराया, 12 राजाओं को हराया, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। यानी कहाँ लिखा हुआ है? हरिसेन। और हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। और आपको पता है ना कि दरबारी कवि का क्या मतलब है, कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को लिखना है ना। तो पहला तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, हरिसेन का क्या? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग का मतलब कहाँ? वही इलाहाबाद, है ना। और ये हरिसेन इसमें ये लिखते हैं कि समुद्रगुप्त ने कभी कोई जो युद्ध है या किसी राजा से नहीं हारा है ना। तो ये भी बात आपको क्या है, ध्यान रखना है। बात आप समझ गए। अब आपको पता है कि जो अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हमें क्या मिलता है कि हमें क्या है, मौर्यों के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है ना। और ऑब्वियसली बात है, ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है या प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है, उसको दिल्ली कौन लाया था, ये सवाल आता है। दिल्ली, और दिल्ली लाया था अकबर। अकबर ने दिल्ली लाया था, है ना। आप पढ़े थे ना कि अशोक के टाइम में 6 स्तंभ था, सॉरी 7 स्तंभ, 7 स्तंभ लेख है। और 7 स्तंभ को क्या है कि अलग अलग जो मध्यकालीन भारत है ना, उसमें से क्या किया था, लाया गया था, है ना। जैसे जो दिल्ली के आसपास जो सटा हुआ जो भी स्तंभ है, मेरठ, टोपरा मेरठ, उसको अकबर ने लाया था, है ना। फिर आगे जाके हम फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। तो ये सब चीज़ें तो हम पढ़े। उसी टाइप से जो प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है, उसको दिल्ली कौन लाया था, तो अकबर ने लाया था। और जब अकबर लाया तो इस प्रयाग प्रशस्ति में कुछ चीज़ें और ऐड किया गया। कब? लिखा गया कहाँ? मध्यकालीन भारत में। और किसके बारे में लिखा गया है, ये सवाल आता है। तो जहांगीर, जहांगीर कौन है? एंड बीरबल। जहांगीर है अकबर का बेटा है ना, ये है। तो इसके बारे में भी क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। ये बात है। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो है ये कवि है। कवि का मतलब क्या है? पढ़ा लिखा इंसान है, नहीं तो वो चीज़ें हैं। तो इसको हम बोलते हैं, यानी पढ़ा लिखा का मतलब है कि ये भी बुक लिखने में जो है क्या है, इंटरेस्टेड है। तो समुद्रगुप्त को आप बोल सकते हैं कविराज, कविराज। और इसको बीना बजाने का शौक है, यानी बीना बजाता है।
यानी क्योंकि बीना इसलिए बजाता है, सॉरी बीना बजाता है, ऑब्वियसली बात है, बीना अपना शौक ही है ना। तो बीना बजाते हुए दिखाया गया है क्योंकि इसके टाइम में जो सिक्का बना है ना, उस पर जो है समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखाया गया है ना। यानी सिक्कों पर बीना बजाते हुए किसको, समुद्रगुप्त को क्या किया, दिखाया गया। नहीं तो ये जो सारी बातें हैं यानी संगीत प्रेमी भी है, आप ये भी बोल सकते हैं, नहीं ये भी है संगीत प्रेमी। तो अगर समुद्रगुप्त के बारे में बात करेगा तो क्या है, समुद्रगुप्त को हम क्या बोलेंगे, नेपोलियन है, सेकेंड नेपोलियन। क्यों, क्योंकि बहुत सारा राजाओं को इन्होंने हराया है। अगर उत्तर में लगभग 9 राजाओं को, साउथ में 12 राजाओं को। अब 12 राजाओं का मतलब है कि 12 जो साउथ में है वो क्या किया वो अपना साम्राज्य नहीं बढ़ाया या वहाँ पर राज नहीं किया है, क्योंकि वो पैसे लेके छोड़ दिया है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इस सब के बारे में जो जानकारी है वो हरिसेन का क्या है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। और हरिसेन कौन है, ये दरबारी कवि है, किसके टाइम में, समुद्रगुप्त के टाइम में, है ना। और एक दिल्ली में इसी का जो यही जो प्रयाग प्रशस्ति का जो अभिलेख है, जो पत्थर पर जो चीज़ें लिखा हुआ है, उसको अकबर ने दिल्ली लाया और उसमें से कुछ चीज़ें और लिखा गया है ना। तो है जहांगीर और बीरबल के बारे में। और जहांगीर और बीरबल कौन है, ये हम अकबर के टाइम में विशेष रूप से बात करेंगे। उसके बाद जो राजा है वो है चंद्रगुप्त सेकेंड। ये महत्वपूर्ण राजा है गुप्ता वंश का। ऐसे जितना हम पढ़ रहे हैं वो सब महत्वपूर्ण नहीं। और ऑब्वियसली बात है कि इसको भी साम्राज्य बढ़ाना है ना, अपना क्षेत्र बढ़ाना है। और ये भी अपना क्षेत्र बढ़ाता है और ये भी अपना क्षेत्र बढ़ाने क्या करता है, शादी वाला जो फंडा है वो अपनाता है ना। क्योंकि राजाओं कितना शादी करेगा कोई लिमिटेशन नहीं है। इसीलिए तो हम कहानियों में पढ़ते हैं कि 9000 रानियाँ थी, है ना। तो वह सब जो कंसेप्ट है वहीं से आया, क्योंकि राजा इसीलिए करता था शादी बहुत हद तक कि हमारे जो साम्राज्य है वो बढ़े, या वो जहाँ से वो शादी कर रहा है वहाँ से क्या हुआ, हमला ना हो। बेसिकली साम्राज्य को बढ़ाना या उसके साम्राज्य पर हमला नहीं करना, इसके लिए क्या करता था, वो शादी करता था या रिलेशन बनाता था। तो इन्होंने भी शादी किया है, किससे है, वो है नागा देवी, यानी नागा राजकुमारी भी आप बोल सकते हैं। और नागा राजकुमारी का क्या नाम है, कुबेर नागा। कुबेर नागा से शादी किया है ना। पहला शादी तो यही है। और इन्होंने इतना ही नहीं, अपना जो बेटी है, इसका बेटी का नाम है प्रभावती, यानी इसकी पुत्री है। और इन्होंने एक शादी किया है जिसका नाम है बकाटक, बकाटक राज्य में। और बकाटक कहाँ है, वो है मालवा। आप समझ रहे हैं ना, मालवा और मेवाड़ कहाँ है, एमपी में नहीं। और मालवा के राजकुमार से शादी किया है। और मालवा का राजकुमार कौन था उस समय, रुद्रसेन। रुद्रसेन, रुद्रसेन। क्योंकि गुप्त, ये जो चंद्रगुप्त चाहता था, आप देखेंगे कि मालवा यानी एमपी के बगल में कौन सा है, वो है गुजरात। और गुजरात जो है उस समुद्र के किनारे है। और गुजरात में एक बंदरगाह है, वो है भरूच बंदरगाह। और यहीं से क्या होता है, व्यापार होता है, क्योंकि सामान का क्या हुआ, आना जाना होता है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि अपनी बेटी का जो शादी है प्रभावती का कर दिया है रुद्रसेन से। और जब रुद्रसेन से शादी हुआ तो कुछ समय के बाद इसका एक बेटा हुआ बेटा हुआ, छोटा सा ही बेटा है ना। और उसी अंतराल में क्या होती है, इसकी इसकी हत्या हो जाती है किसी युद्ध में, है ना। तो अब ये अगर युद्ध में हत्या हो गई तो अब इसका जो राज बनेगा बकाटक का, कौन बनेगा, इसका बेटा बनेगा। और जब ये छोटा है तो इस पर कंट्रोल क्या हो जाएगा, अब इसकी माँ की हो जाएगी।
और इसकी माँ का कंट्रोल किसके ऊपर है? चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर। समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से वो कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे जो राज कर रहा था गुजरात के क्षेत्र में शक, उसको ये हरा दिया। कौन हरा दिया? चंद्रगुप्त सेकंड। यानी चंद्रगुप्त सेकंड क्या किया है? शकों को पराजित किया है। शकों को पराजित किया, और शक को जब पराजित किया और उसके बाद इसको 2 जगह इसका क्या हुआ? बंदरगाह पर कंट्रोल हो गया। कहाँ कहाँ? एक गुजरात, गुजरात में कौन वाला एरिया? भरूच वाला है ना, और एक है बंगाल में भी एक बंदरगाह था। कौन सा? ताम्रलिप्त, यानी जो हम बोलते हैं ना कलकत्ता वाला जो बंदरगाह है वो वाला। यानी दोनों पर क्या था? कंट्रोल था। और इस पर कंट्रोल के लिए ये इतना जो है वो रचा था, खेला है ना, शकों को पराजित करने के लिए। बात समझ में आया? हम आपसे एक बार और बोलते हैं कि चंद्रगुप्त खुद अपने शादी किया नागा देवी से, नया नागा राजकुमारी से, उसका नाम है कुबेर नागा से शादी की। ठीक है। उसके बाद अपना बेटी प्रभावती, उसकी बेटी का नाम है, उसका शादी किया बकावट राज। बकावट कहाँ है? एमपी में। ये मालवा का पठार, मेवाड़ का पठार है ना, वहाँ पे है। ये किया, और क्योंकि ये इसलिए किया क्योंकि वो शकों पर क्या है नज़र रख सके। कि जब इन्होंने शकों को हरा दिया तो इन्होंने एक उपाधि धारण की है। वो कौन सी उपाधि है? वो है विक्रमादित्य की उपाधि। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि। अब ये सवाल भी आता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये किसको हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली है? तो किसको हराकर? शकों को हराकर, है ना। और शक को कैसे हराया? तो अपनी बेटी को शादी करवाकर, है ना। तो ये चीज़ है। तो और आपको पता है कि विक्रमादित्य की जो उपाधि है, यानी पहली बार जो विक्रमादित्य का उपाधि लिया है वो कौन हाथ लिया है? वो लिया है जो उज्जैन का जो स्थानीय राजा है उन्होंने लिया है। हम आपको उस समय भी बोले थे कि लगभग 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विक्रमादित्य की उपाधि ली है वो यही लिया है, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी गुप्ता साम्राज्य के लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इन्होंने यहाँ से चांदी के सिक्के जारी किए। ये चीज़ है, यानी सबको हराकर ये 2 काम किया। कौन कौन? एक चांदी के सिक्के जारी किए और दूसरा क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि ली। और इन्हीं के दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी इनके दरबार में क्या होते थे? 9 रत्न। 9 रत्न जैसे होता है ना, दरबारी लोग होता है, दरबारी कवि होता है ना, उसको आप एक रत्न बोल सकते हैं। उसी टाइप से बहुत सारे कवि इनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, और उसी को इन्होंने बोला है 9 रत्न, यानी 9 बहुत बेशकीमती लोग। और उनमें से कुछ लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कालिदास, बराह महीर, है ना, इस टाइप के लोग हैं। अमर सिंह, धनवंतरी, है ना। तो ये सब कौन कौन लोग हैं, इनका क्या काम था, हम इस पर भी बात कर लेंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। तो आपको सिर्फ ये सवाल आएगा कि किनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो कौन रहता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ठीक है। आगे सवाल पूछता है कि इसी के टाइम में आया था फाहियान। कौन आया था? फाहियान। फाहियान कौन है? ये चीनी यात्री है, और ये पाटलिपुत्रा में ही रहता था। किसके पास? गुप्तों के दरबार में। और ये क्यों आया था? वो बौद्ध धर्म को पढ़ाई करने के लिए और बौद्ध धर्म को जानने के लिए। नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म को जानने के लिए, क्योंकि उस समय क्या था कि बौद्ध धर्म को देश विदेश से भी लोग क्या करते थे, आते थे पढ़ाई करने के लिए। क्लियर है। और इन्होंने एक बुक भी लिखा है जिसका नाम है फूकोकी।
फुकुकी। और फुकुकी किसकी बुक है? फाहियान का। फाहियान कौन है? चीन से आया हुआ व्यक्ति। ये क्यों आया था भारत? बौद्ध धर्म को पढ़ाई करने के लिए, है ना। और किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? गुप्त वंश का राजा है। नहीं, ये सब चीज़ें क्या होता है कि फास्ट अगर आपके दिमाग में चल रहा है बातें तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए बात है कि बौद्ध धर्म का मतलब वो समय था क्योंकि हीनयान ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था, क्योंकि आपको पता है कि कनिष्क के बाद क्या हुआ कि महायान भी एक शाखा में डिवाइड हुआ। हालांकि पहले से भी वो चीज़ें चल रहा था, लेकिन ये भी क्या होता है महायान शाखा से। जनरली जितना भी पढ़ाई करने के लिए आया और जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है वो सिर्फ मात्र एक ही शाखा है, वो है महायान की शाखा से, है ना। और बुद्ध को ईश्वर मानने वाली जो शाखा थी उसी पर लोग क्या है अध्ययन करने के लिए आए। और इसके टाइम में एक आप सुने होंगे कि ऐसा कोई एक लोहा का स्तंभ है, उसमें क्या होता है जंग ही नहीं लगता है, आप सुने होंगे ना। तो इसी के टाइम में है वो है। अब देखे होंगे दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। आप दिल्ली में जाएंगे तो साकेत एक जगह है दिल्ली में, साकेत। और साकेत में जनरली जो है जो इंजीनियरिंग के लिए तैयारी के लिए जो गेट उट का जो तैयारी करता है उसके लिए साकेत फेमस है नई दिल्ली में। और उसी के बगल में है कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार में एक मस्जिद है, उसका नाम है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद है। और इसी में वो जो मेहरौली का क्या है लौह स्तंभ, यही वो जगह है जो कहाँ है ना, कहाँ है कुतुब मीनार के नज़दीक में ये मस्जिद है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, है ना। और उसी के जो प्रांगण है उसी में ये जो है ये लौह स्तंभ गड़ा हुआ है। और उस जगह का क्या नाम है मेहरौली। या ये बोल सकते हैं कि साकेत के बगल में क्या है मेहरौली एक जगह है, वहाँ पर है। और ये किसके टाइम में बनाया गया था? तो बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। क्लियर है? मस्जिद है ये है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्या चीज़? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगर आपको एक बार रिवाइज करना है तो इसको कैसे रिवाइज करेंगे? एक तो ये है कि शुरू में ये क्या किया, नागा देवी से शादी किया है ना। उसके बाद अपना बेटी प्रभावती का शादी कहाँ किया? बकाटक जो वंश है रुद्रसेन से, है ना। और वो मर जाता है युद्ध में। उसके बाद उसकी जो है बेटा, छोटे से जो बेटा होता है ना, और उसकी माँ प्रभावती, यानी प्रभावती और रुद्रसेन दोनों से एक बच्चा पैदा होता है ना। वो राजा बनता है। और जब ये राजा बनता है तो फिर उसकी माँ ही संभालती है सत्ता। और माँ संभालती है तो माँ कौन है? जो चंद्रगुप्त द्वितीय का कौन है? बेटी है। और उसी पर क्यों हुआ था? क्योंकि फिर शकों को हराया। और शक को जब हराया तो उन्होंने क्या लिया है? विक्रमादित्य की उपाधि ली। और विक्रमादित्य की उपाधि उसके बाद ये चांदी के सिक्के भी जारी किए, है ना। उसी के टाइम में कौन आया था? उसी के टाइम में फाहियान आया था। नहीं, उसने एक बुक की रचना की थी, कौन? फुकुकी, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 रत्न रहते थे, ये भी हम बात कर ली है। और इन्हीं के टाइम में जो मस्जिद है कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, है ना, उसी के प्रांगण में जो मेहरौली का लौह स्तंभ है वो यहाँ पर क्या है गाड़ा गया था या स्थापित किया गया था। तो ये जो पूरा है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अब हम इसके बाद जो राजा बनता है वो बनता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के बारे में मात्र एक दो चीज़ ही पता होना चाहिए। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि ली है। महेंद्रादित्य की उपाधि। और इन्होंने क्या बना है? जो नालंदा का जो विश्वविद्यालय है उसका जो स्थापक है वो यही किया है, अनिल नालंदा या नालंदा विश्वविद्यालय। तो ये है, यानी कि कुमारगुप्त के बारे में मात्र यही दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एक तो महेंद्रादित्य की उपाधि और दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण।
क्लियर, ये चीज़ है। और इसके बाद जो राजा बनता है, इसका बेटा बनता है, वो है स्कंदगुप्त। कौन बनता है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त माना जाता है कि शक्तिशाली राजा ही है ये भी। और इसके टाइम में एक जो आक्रमण हुआ था वो होता हुनों का आक्रमण। कौन सा आक्रमण? हुनों का आक्रमण। अब हुन कौन है भाई? और हुन का आक्रमण हुआ था और ये हुनों को हराया था। हुनों को हटाया। और हुन कौन है? हुन है, ये भी सेंट्रल एशिया वाले लोग हैं। सेंट्रल एशिया से जो जनजाति है ना, वही है। जैसे जो लोग शक, कुषाण, ये सब पार्थियंस लोग आए, वहीं से ये भी आ रहा है, हुन भी आ रहा है ना। और इन्होंने भी क्या हुआ है कि ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में बहुत परेशान करता था, ये वाला एरिया में, है ना। तो उसी को क्या हुआ है कि उसी को ये क्या किया है, हरा दिया है हुनों का। और हुन का जो राजा है, 2-3 राजा के बारे में आपको पता है। एक है मिहिर कुल और दूसरा है तोरमन। तो ये 2 राजा के बारे में आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म में ये बात पढ़े थे कि बौद्ध धर्म का जब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के जो पतन का जो कारण है, एक कारण मिहिर कुल भी है, क्योंकि मिहिर कुल की कौन मानता है? यह शिव को मानता है और शिव को मानता है। और इसलिए जितना भी बौद्ध भिक्षु है या बौद्ध स्तूप है उसको खूब तोड़ा है, या बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ज़्यादा को मारा भी है ना, मार भी दिया है। तो इसलिए भी ये माना जाता है, इसको बोलते हैं मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक भी बोल सकते हैं मिहिर कुल को, है ना। तो ये भी सवाल कभी कभी आता है बौद्ध भिक्षुओं को, जैसा कि हम बात किए हैं ये। और इन्होंने क्या किया है, सुदर्शन झील को मरम्मत कराया। अब फिर से हम बात करेंगे कि सुदर्शन झील कहाँ है। सुदर्शन झील गुजरात में है। किसने बनाया है? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में बना है। कौन बनाया है? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था, कौन था? पुष्यगुप्त, उन्होंने बनाया है। और इसका एक बार और मरम्मत हो चुका है। कौन किया था? रुद्रदामन फर्स्ट नहीं। और इसके बाद ये सेकेंड बार जो है, सेकेंड कोई राजा गुप्ता के टाइम में हुआ है नहीं, क्या किया है? मरम्मत कराया है। और सुदर्शन झील बनाया किस लिए था? सिंचाई करने के लिए, है ना। तो इसके बाद आता है अंतिम जो शासक है, यानी गुप्त वंश का अंतिम शासक है, वो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। और इसका जो सत्ता है वो 550 AD में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये हम पूरा पढ़े गुप्त वंश। और गुप्त वंश का जो मैक्सिमम सवाल है वो यहीं से बनता है, जो राजा आए हैं उसके बारे में। अब गुप्त वंश के और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ताकि गुप्त वंश का जो समझ है आपको बेहतर हो जाए। गुप्त वंश का अर्थव्यवस्था क्या है, गुप्त वंश का प्रशासन क्या है, नहीं, कौन कौन से सिक्के जारी किए हैं, ये सारी बातें हम जो है वो अगले क्लास में कवर करेंगे, है ना। तो आज भर इतना ही। थैंक यू।